लास्ट टाइम हमने विक्टोरियन एज के बहुत से राइटर्स जो हैं उनको देखा था, और हमें देखा था कि उसमें बहुत से नॉवलिस्ट भी हैं, पोइट्स कम हैं, लेकिन एसेइस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक डिफरेंट तरह की एज है, और इस सब की वजूहात में एक बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आ गई है, और साइंस की तरक्की हो रही है, और साथ ही साथ कलोनियलिज्म का एक सारा सिलसिला शुरू हो चुका है। ये वो कलोनियल पीरियड है विक्टोरियन एज में, जब अभी कॉलोनीज ने उनमें स्ट्रगल तो हो रही है, उनमें रेजिस्टेंस तो हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुकम्मल तौर पे किसी ने आज़ादी हासिल नहीं की, और ये कब तक नहीं होगा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ऐसा नहीं हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो लिटरेचर है, इसके अंदर अब बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती रही, और विक्टोरियन एज के जो लेट विक्टोरियन राइटर्स हैं, लेट विक्टोरियन से क्या मुराद है, जो बिल्कुल 1900s के करीब करीब लिख रहे हैं, उनकी जो ओपिनियंस हैं और उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो शुरू वालों से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि 1800s का जो शुरू है, जिसमें कीट्स और वर्ड्सवर्थ, शैले और ये सारे लिख रहे हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो एंड वाले हैं। उसकी वजह क्या है कि 100 ईयर्स के अंदर ये बड़े इलस्ट्रियस 100 ईयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दुनिया के अंदर पहला जो सारा सिलसिला था, बड़े सुकून से सारा कुछ चल रहा था, और आपको पता है कि पिछली जो हम हिस्ट्री पढ़ते आए हैं उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन अब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, रोड्स तो नहीं, लेकिन आपके सी रूट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, और साइंस की तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है, और ऐसी इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जहाँ पे रिसर्च बहुत हो रही है, और इसी वजह से नई नई थेरीज हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, एक तरफ आप अगर मेडिकल साइंस की तरफ जाएं तो साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, जिसका नाम सारे जानते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने एक नया ही मेडिकल फील्ड के अंदर एवेन्यू ओपन किया, और वो एवेन्यू ये है कि बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि जो सिर्फ बंदे की हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं होती, बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी होती है। साइकोलॉजी का एक एलिमेंट आ गया। उसके बाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, जर्मन है लेकिन इंग्लिश में लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक जो क्लास डेवलप हो रही है, एक बहुत ही लो लेवल की क्लास डेवलप हो रही है, जिसके साथ सलूक जानवरों वाला किया जा रहा है, और उसको लेबर वो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उसका फ्रूट मिल रहा है वो बहुत कम है। और एक उसने जो रेवोल्यूशनरी जो स्पिरिट थी वो इस एज के अंदर आनी शुरू हो गई, और ये वो टाइम पीरियड है जब रशिया के अंदर सर्फ्स जो हैं वो अपने आकाओं के खिलाफ थोड़ी थोड़ी उनके अंदर बगावत पैदा हो रही है। जो वर्कर्स हैं, जो 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, जिनके बल्कि उनका टाइम ही कोई नहीं था, जब तक उनका दिल करता था वो काम करवाते थे। माइन वर्कर्स हैं जिनकी हेल्थ का कोई इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, सिर्फ उनको माइन के अंदर भेज दिया जाता है, वो सारे लोग। और वीक के अंदर कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऑफ्स नहीं है, और बिल्कुल शेयर लेबर ही लेबर है हर तरफ। तो उस वक्त वो क्या कह रहे हैं उनको, स्लेव्स ब्रेक योर चेन्स। ये दास कैपिटल के अंदर जो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उसने बना लिखा था कार्ल मार्क्स ने, तो उसके अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, और अब दुनिया जो है वो किसी और तरह चलना शुरू हो गई है। ठीक है, किसी और स्टाइल पे चल रही है। और दूसरी तरफ फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बुक जो आई है। अच्छा, ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये सारी इन्फ्लुएंसेस आपको 20th सेंचुरी में नजर आती हैं। 20th सेंचुरी का जो मॉडर्न लिटरेचर है उसके अंदर ये सारी इन्फ्लुएंसेस आपको नजर आएंगी। उसके बाद एक और बंदा है चार्ल्स डार्विन, और वो क्या लेके आ गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसके अंदर उसने अडेप्टेबिलिटी की अपनी थ्योरी बताई है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताई है कि इंसान जो है वो कहाँ से एग्जिस्ट करता आया है, कि जी पहले मंकीज थे, और मंकीज से अडेप्टेबिलिटी जिनके अंदर ज़्यादा थी वो सरवाइव करते रहे और यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये वाली जो एक आइडियोलॉजी है ये सामने आ गई। और अगर ये एवोल्यूशन की जो थ्योरी है और जो साइंटिफिक थ्योरी है, इसके अंदर अब क्या होता जा रहा है, इसके अंदर वो जो फेट, फ्री विल और ये सब कुछ है वो बहुत चैलेंज होता जा रहा है। ठीक है,
कि फेट है या नहीं है, इंसान खुद अपना सब कुछ डिजाइन कर रहा है या क्या कर रहा है। ये सारी आपको रेजोनेंस कहाँ नजर आएगी? 20th सेंचुरी के लिटरेचर में, जिसको हम मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पीरियड पे कैसे राइटर्स आ रहे हैं, एक और थ्योरी जो उस वक्त बड़ी चल रही थी कि व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ आर्ट, क्योंकि क्रिटिसिज्म अब होने लग पड़ी है। C.S. लेवाइस है, मैथ्यू आर्नल्ड है, और भी कई राइटर्स हैं जो देख रहे हैं चीज़ों को, T.S. एलियट है, ये सब लोग देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आर्ट को, देख रहे हैं कि आर्ट का पर्पस क्या होना चाहिए। क्या आर्ट का पर्पस रिलीजन को सर्व करना है? क्या आर्ट का पर्पस ह्यूमैनिटी को सर्व करना है? क्या आर्ट का पर्पस इंसानों की जो सबसे बेस्ट थॉट चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट करना है, उनको हाईलाइट करना है, या इसका मकसद सिर्फ स्पिरिट को अपीज करना है? तो क्या मकसद है आर्ट का? ये थेरीज जो हैं वो होनी शुरू हो गई, ये बात होनी शुरू होगी कि व्हाट इज लिटरेचर। और फिर इसके साथ साथ और भी जो लैंग्वेज के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। और फिर साथ एक और काम क्या हो रहा है जो कॉलोनियलिज्म की वजह से हो रहा था, कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती जा रही है, ठीक है। और पॉलिटिक्स अभी आपको नज़र नहीं आएगी लिटरेचर के अंदर, यानी कि विक्टोरियन एरा के अंदर नज़र नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सेंचुरी शिफ्ट होती है साथ ही पॉलिटिक्स इस तरह इन्वॉल्व होती है कि सवाल, बड़े बड़े सवाल पूछने शुरू हो गए हैं। फिर वॉर को क्वेश्चन नहीं किया गया अभी तक, लेकिन आगे जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 आएगी उसके बाद वॉर की क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि नेशनलिस्ट होना चाहिए या ह्यूमनिस्ट होना चाहिए, और पूरे दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इस तरह के आपको फिलोसफर्स नजर आएंगे। तो ये अब एक चेंजिंग वर्ल्ड है, और इसीलिए सिनेरियो बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो रहा है, और इसीलिए यहाँ का लिटरेचर भी चेंज होता रहेगा। अब जो आर्टिस्ट हैं उनके अंदर जो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट का एक हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा। आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये इसी सवाल के बाद कि लिटरेचर का पर्पस क्या होना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि लिटरेचर का पर्पस लिटरेचर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ऑस्कर वाइल्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है, विक्टोरियन एरा का है, और इसका जो टाइम पीरियड है आप वो देखें तो 18 यानी कि मिड सेंचुरी है। मैं ये लिख देता हूँ, ऑस्कर वाइल्ड, और 1854 से 1900 तक, और यानी कि 20th सेंचुरी इसने वो नहीं देखी। और इसके अंदर एस्थेटिक जो मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, एस्थेटिक मूवमेंट कब शुरू होती है? ये 80s और 90s की मूवमेंट है, 1880s और 1890s की मूवमेंट है एस्थेटिक मूवमेंट, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एस्थेटिसिज्म, या जो पहले रोमांटिसिज्म था और अब एस्थेटिक की तरफ चल पड़े हैं, यानी कि जो जमालियाती हिस्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ब्यूटी की तरफ बात होनी शुरू हो गई है। पहले सिर्फ रोमांटिक बात हो रही है, और रोमांस के अंदर आपको पता है वो गॉथिक एलिमेंट भी था, उसके अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट भी था, और भी कई चीजें इन्वॉल्व थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या इन्वॉल्व होना शुरू, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि खूबसूरती की तरफ लोगों का रुझान हो गया, खूबसूरती लाइफ में भी और वैसे भी। और अगर इसका ऑस्कर वाइल्ड का अगर आप देखें तो इसका एक नावल है, और बड़ा इंपॉर्टेंट नावल है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये इसका एक नावल है। और उसके बाद इसका एक ड्रामा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसकी समरी अगर आप पढ़ लें सिर्फ, अच्छा वैसे समरी पढ़ने से इसका शायद आपको फायदा ना हो, इसलिए कि डोरियन ग्रे की जो सारी बातें हैं और जो सारा इसने कहा डायलॉग्स वगैरह हैं जो इसके अंदर बातें की गई हैं वो ज्यादा मजेदार है। अच्छा, ये इसका एक नावल है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर वाइल्ड का नावल तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसका एक ड्रामा जो बड़ा मशहूर है, आपने कोर्स में भी है, आपके कॉमिक थिएटर के अंदर इसने लिखा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसकी जो पोएम्स हैं वो, एक ही पोएम इसकी ज़्यादा मशहूर है, जो एक वर्क इसका ज़्यादा मशहूर है वो है द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल। और इसके बाद इसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसने फेरी टेल्स भी लिखी हैं, ठीक है। और वो फेरी टेल्स के 2 वॉल्यूम्स इसके जो हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसने क्रिटिकल एसेज भी लिखे हैं। और क्रिटिकल एसेज के अंदर इसका जो सबसे मशहूर है वो इंटेंशंस के नाम से है, क्रिटिकल एसे है ये इसका, इंटेंशंस।
और उसके बाद इसका एक बड़ा लंबा लेटर था एक लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस को, और वो बहरहाल एक और चीज़ है उसके अंदर उसने अपनी जो सोल की जो बातें हैं वो बताई हैं कि सोल किस तरह सोल को कैसे सर्च किया जाए, सोल के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी जो थी उसके बारे में उसने ये लिखा हुआ है। और ये डपर डाउन प्रोफाउंडिस, ये इसका नाम है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, चीज़ें बेशक अंदर उसके नाम पता हो तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। और उसके बाद इसकी साथ जो चीज़ें एसोसिएट की जाती हैं उनके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका स्टाइल है कि ये बड़ा एस्थेटिक था, यानी कि बड़ी जमालियाती हिस्स वाला बंदा है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको वो नज़र आएगा, ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि स्टाइलिस्टिक की तरफ लेके जाती है। तो स्टाइलिश बंदा है, अपनी लाइफ में भी स्टाइलिश है, और फिर जो इसका वर्क्स हैं उनके अंदर भी इसने अपनी वो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट वाली जो चीज़ है वो प्रेजेंट की है। ठीक हो गया जी, इस पे बहुत से वर्क्स आपको मिल जाएंगे, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है वो लिखा है। और एक इसकी जो टेल्स की, फेरी टेल्स की जो वो है कंपिलेशन है वो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। उसका एक नाम आपको याद होगा, द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस, और ये पूरा जो इसका था द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, इसके नाम से ये पब्लिश हुआ था। और यहाँ पे और इसके अंदर हैप्पी प्रिंस को जो स्टाइल है, अगर आपने देखा हो हैप्पी प्रिंस का जो स्टाइल है और जो उसका एजेंडा है, तो क्या एजेंडा था उसका? हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये उसका एजेंडा था। ठीक है, कि हर बंदा खुश हो जाए, सारा मुआशरा खुशहाल हो जाए, ये उसका एजेंडा था उस स्टोरी के अंदर। और इसी तरह की इसकी जो सारी और थी वो फेरी टेल थी, क्योंकि उसके अंदर जो सारे मामलात हुए हैं, जिस तरह वो नाइटिंगेल बोलता है आके और बात करता है, वो सारा कुछ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद और इसका कौन सा वर्क है बड़ा इम्पोर्टेंट, मेरा ख्याल है इसका ड्रामाज की, ड्रामा जो है इसके वो आपको थोड़े से ज़रा देख लेने चाहिए, इंटरेस्टिंग है। और जो इसके क्रिटिकल वर्क्स हैं उनको मेरा ख्याल है पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि बस ठीक है, वो कोई इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी कॉमेडीज़ जो हैं वो मैं बड़ा नाम लिख देता हूँ आपको, उसको आप देखना चाहें तो आप देख लें। एक है अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, लेडी विंडमेयर्स फैंस, विंडमेयर्स फैंस, क्या स्पेलिंग है इसके जी। और एन आइडियल हस्बैंड, और सॉरी हस्बैंड के स्पेलिंग गलत हो गए। और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट तो आपको पता है। और एक इसका वर्क ऐसा है जो कि बहुत इनफेमस है, सैलोम। अच्छा जी, ये जो है ड्रामा, इसका ये बैन कर दिया गया था। ठीक है, ये उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया, और वो उसकी वजह ये थी कि इसके जो अपने आइडियोलॉजी जो इसकी थी वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा आपको इसके अंदर नज़र आती है कि इसके अंदर ब्लड वाला सीन्स थे। और उसके अलावा ऐसे भी ऑस्कर वाइल्ड की जो अपनी आइडियोलॉजी थी वो होमोसेक्सुअलिटी वाली और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से उस ज़माने के जो थिएटर्स थे उनमें ये बैन कर दिया गया। और जो इस आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो सारे वर्क्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप ठीक है, अब कोई चीज़ बैन नहीं है, अब सारे वर्क्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर आप इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है उसको ज़रा थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे भी जैसे जैसे हमारा कोर्स हमारा आगे चलता जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया ऑस्कर वाइल्ड। इसके बाद अगला जो हमारा राइटर है वो हम देखते हैं, थॉमस हार्डी देख लेते हैं। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, और